प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरे व्यूवर्स और मैंने कई अन्य लोगों को देखा है कि वो जानना चाहते हैं कि भारत में अलग अलग जातियाँ अक्सर एक जैसे ही नाम क्यों प्रयोग करती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों एक से अधिक विभिन्न समाज एक जैसे ही नाम प्रयोग में लाते हैं, जैसे राणा, सामंत, राउत, राजा, चौहान, पाल इत्यादि। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी भारत के विभिन्न समाजों पर आधारित है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के सामाजिक इतिहास में जाएंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि आज भारत की अलग अलग जातियाँ एक जैसे नाम प्रयोग करती है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी भारत के अन्य लोगों को भी पता चल सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दोस्तों, अगर हम भारत के प्राचीन वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पर हमें जातियाँ न मिलकर वर्ण व्यवस्था मिलती है। वैदिक काल के बाद जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, नए नए राजवंश सत्ता में आते हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जातियाँ अस्तित्व में आना शुरू होती हैं। भारत के इतिहास में जातियों के आगमन का कोई निश्चित समय नहीं है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल में चीज़ें हमें स्थिर दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही राजपूत काल का अंतिम समय आता है तो भारतीय समाज अस्थिर होने लगता है, अर्थात यहाँ पर जो सामाजिक संतुलन था वो बिगड़ने लगता है। 8वीं से 12वीं सदी के बीच भारत के प्राचीन ताकतवर राजवंश समाप्त होने की कगार पर होते हैं और इसीलिए इनके नाम अलग अलग लोग भी प्रयोग करने लगते हैं। जैसे अगर हम बात सामंतों की करें तो दोस्तों, सामंत भी कुछ प्रमुख नाम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जैसे राणक, राउत अर्थात राजपूत, सामंत या फिर राजा या महाराजा जैसी उपाधियाँ भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सामंतों के बारे में जानना चाहते हैं कि सामंत कौन होते थे, तो ये कई बार राजाओं के अपने वंशज भी होते थे, कई बार ये हारे हुए राजा होते थे, या कई बार जो नीचे से सेवा देकर राज्य में ऊपर अपनी योग्यता के आधार पर पहुंचते थे, तो वो भी सामंत होते थे। इनके कार्य होते थे कि ये राज्य के किसी एक क्षेत्र में जाकर राज्य के लिए अपनी सेवा देते थे और उस सेवा के बदले में वेतन न लेकर भूमि के टुकड़े प्राप्त करते थे। जैसे जैसे बड़े राजाओं की स्थिति डामाडोल होती थी या केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी, तो ये उस जमीन पर अपना मालिकाना अधिकार दिखाना शुरू कर देते थे। बड़े सामंतों के अलावा यहाँ पर हारे हुए राजा जो लंबे समय तक एक बड़े राजवंश की सेवा में रहते थे, तो वो भी इस प्रकार के नामों का प्रयोग करना शुरू करते थे। बड़े राजवंशों के नामों का प्रयोग करके वो अपने बड़े राजा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति भी दिखाने का प्रयास करते थे। इसके अलावा धीरे धीरे जो सैनिक पुश्तैनी कार्य करते रहे, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही ओहदे पर रहे या सैनिक के रूप में अपनी सेवा देते रहे, तो दोस्तों उन सैनिकों या उन सेनापतियों ने भी यहाँ पर बड़े राजवंशों के नामों का प्रयोग किया। इसके अलावा अगर हम नामों की बात करें तो दोस्तों, सबसे बड़ी उठापटक करते हैं यहाँ पर स्थानीय जमींदार। जमींदार 5 गांव के होते थे, 10 गांव के होते थे, या इससे भी अधिक, कई बार 50 या 100 गांव के जमींदार भी होते थे। गांव से टैक्स इकट्ठा करने के कारण स्थानीय लोगों में इनकी जान पहचान अच्छी होती थी। बड़े राजवंशों या ओहदों का प्रयोग करके लोगों के बीच अपनी स्थिति और सुदृढ़ करते थे, और अगर कभी केंद्रीय सत्ता अपने पतन की ओर उन्मुख होती थी तो ये लोग भी अब कभी कभी स्वतंत्र राजाओं जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते थे। अगर हम अंत में दोस्तों देखें कि 12वीं सदी के बाद भारत में राजपूत काल का पतन हुआ, बड़े राजवंश अपनी सत्ता से उन्मुख हो गए, लेकिन अगर हम स्थानीय जमींदारों की
स्थानीय सामंतों की बात करें तो दोस्तों ये लोग सत्ता में हमेशा बने रहे। बाद में जब भारत में मुस्लिम आए अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, उसके बाद मुगल सत्ता में आए, दोस्तों इन जमींदारों की स्थिति निरंतर बनी रही। इसके बाद जब भारत में ब्रिटिश काल आता है तो अंग्रेजों के आने के बाद जमींदारों की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया, क्योंकि पुराने जो जमींदार थे लगभग 75% जमींदारों को यहाँ पर हटा दिया गया और नए जमींदारों का उदय हुआ। इस समय भी हम देखते हैं कि एक तरफ जमींदारियाँ बदल रही थी, लेकिन दोस्तों प्राचीन राजवंशों के नाम निरंतर चलते रहे। इस सामाजिक परिवर्तन को अगर आप और अधिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमें 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दोबारा चलना पड़ेगा। भारत के इतिहास में पूर्व मध्य काल के समय भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे और हम पाते हैं कि सिंध में इस समय एक ब्राह्मण राजवंश शासन कर रहा था। जब हम इस ब्राह्मण राजवंश के प्रशासन को और अधिक गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं सिंध के ब्राह्मण राजाओं ने बंगाल और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को सिंध में राजस्व मुक्त जमीनें देकर आमंत्रित किया। साथ ही साथ राजस्व अधिकारी, मंत्री और खातेदारों के काम भी सौंपे। जब हमने इस बात की पड़ताल की कि सारे काम उन्होंने ब्राह्मणों को ही क्यों सौंपे, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ जानने को मिलती है और वो है सिंध के राजाओं का तर्क। उनका मानना था कि अब प्राचीन क्षत्रिय जाति तो रही नहीं, साथ ही साथ जो वैश्य होते थे वो भी अब शूद्र बन गए हैं, इसलिए अब केवल और केवल समाज के सभी कार्यों पर ब्राह्मणों का ही अधिकार होना चाहिए। दोस्तों उस समय के ब्राह्मणों के इस तर्क से हमें सूचना मिलती है कि लगभग जो राजपूत काल में बड़े बड़े पाल राजवंश, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे राजवंश हुआ करते थे, वो अब यहाँ से सत्ता से उन्मुख हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम उस समय की सामाजिक व्यवस्था को और अधिक जानने का प्रयत्न करें तो हमें एक दूसरा ऐसा ही उदाहरण मिलता है जाटों का। जाट जिन्हें प्राचीन वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का स्थान मिला हुआ था, हम पाते हैं कि इस समय उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जाट सिंध में एक घुमक्कड़ जनजाति थी। सिंध से पंजाब में आकर खेती और सैनिक कार्य करने लगे। बाद में जब मुगल अपने पतन की ओर बढ़े, अर्थात औरंगजेब से ठीक थोड़ा समय पहले और उसके बाद ब्रिटिश काल तक, जाटों ने भारत की सामाजिक स्थिति में अपना उच्चतम स्थान प्राप्त कर लिया। अगर हम जाटों की सामाजिक उच्चतम स्थिति की बात करें तो दोस्तों उस समय के समाज में इनका दर्जा उस समय के राजपूत कहलाने वाले लोगों के बराबर हो गया। अब आज की इस वीडियो के अंत में दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप भारत में हुए सामाजिक बदलाव को समझ पाए होंगे। हमारा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि यह सूचना बाकी लोगों तक भी पहुंचे। आपके मित्र और रिश्तेदार भी प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझ सके। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। जल्दी ही आपसे ऐसी ही एक दूसरी जानकारी से संबंधित वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।